बच्चों आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य इसको बोल दिया जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। रासायनिक साम्य को समझने से पहले हमको रासायनिक अभिक्रिया की नॉलेज होनी चाहिए कि बेसिकली रासायनिक अभिक्रिया किसे बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एलिमेंट आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, तो उन एलिमेंट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसको बोल दिया जाता है एक रासायनिक अभिक्रिया। यानी रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट हमारे आपस में क्रिया कर रहे हैं उनका एलिमेंट का एक जो रिप्रेजेंटेशन है ना, इसको बोल दिया जाता है रासायनिक अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहे हैं, तो आप एक काम करें, इनको लिखेंगे कैसे, ये लिखा मैंने रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, तो N2 + 3H2 इससे हमने बना दिया 2NH3। इसका मतलब ये जो लिखा गया ना कि भाई किन एलिमेंट के बीच में क्रिया हो रही है और क्या उत्पाद बन रहा है, इसको एक रासायनिक अभिक्रिया का नाम दे दिया गया। इसको बोलते थे एक रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, अब रासायनिक अभिक्रिया तो बहुत सारी होती है, तो हम सबसे पहले तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इनके वर्गीकरण के बारे में समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया बेसिकली कितने प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप ये बताएं कि किसके आधार पे आप देखना चाहते हो। ये भी होता था ना कि रासायनिक अभिक्रिया आप वेग के आधार पे देखना चाह रहे हो या उसकी डायरेक्शन के हिसाब से देखना चाह रहे हो, तो हम 1 बाय 1 करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, सबसे पहले हमने बात करी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की हेडिंग लिखा हमने, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, और सबसे पहले हम बात करते हैं वेग के आधार पर। मतलब रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जा रहा है। अब वेग क्या होगा यार, ऑब्वियस सी बात है, या तो अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होगी या अभिक्रिया बहुत धीमी गति से होगी, और तीसरा केस ये हो सकता है अभिक्रिया ना तो बहुत तीव्र गति से हो ना बहुत धीमी गति से हो, हम बहुत से हो सकता है अभिक्रिया एक मध्यम वेग से हो। तो इसलिए बोल दिया जाता है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है उस अभिक्रिया के वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को हमने 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन सा? अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात हो रही है, हमने लिखा अभिक्रिया वेग के आधार पर। पहला वर्गीकरण किसके आधार पर है? अभिक्रिया वेग के आधार पर। अभिक्रिया वेग के आधार पर अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले ए पॉइंट हमने ले लिया तीव्र वेग अभिक्रिया, ए लेंगे तीव्र वेग अभिक्रिया, बी लेंगे धीमी गति अभिक्रिया, एक होती है मध्यम वेग अभिक्रिया। 3 प्रकार की है। सबसे पहले बात करें हम तीव्र वेग अभिक्रिया की। तीव्र वेग अभिक्रिया जो है, तीव्र वेग अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं का वेग बहुत ही तेज होता है, ऐसे बोल सकते हैं इन अभिक्रियाओं को संपूर्ण होने में बहुत ही कम समय लगता है। मतलब इतने कम समय लगता है कि आप इन अभिक्रियाओं को, मतलब आपने सोचा ना कि अभिक्रिया होने जा रही है, इतनी देर में तो अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। अब आप कहेंगे इस कैटेगरी में सर कौन सी अभिक्रिया आती है, तो इस कैटेगरी में आती है हमारी आयनिक अभिक्रिया। जितनी भी आयनिक अभिक्रिया होती है वो सब वेरी फास्ट रेट से होती है, क्योंकि आयनिक अभिक्रिया के अंदर आयंस भाग लेते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, एग्जांपल लिखा मैंने आयनिक अभिक्रिया। एक एग्जांपल लिया हमने HCl aqueous + NaOH aqueous। HCl aqueous NaOH aqueous मिला है तो क्या बनेगा? NaCl aqueous + H2 बनेगा। आप देख सकते हैं इस HCl aqueous के अंदर H+ आयन होगा, Cl- आयन होगा, NaOH aqueous में Na+ आयन होगा, OH आयन होगा। आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आप जैसे मिलाओगे आयन विपरीत आयन एक दूसरे के साथ आकर्षित होकर और उत्पाद का निर्माण कर देंगे। मतलब ये अभिक्रिया बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती है। तो आयनिक अभिक्रिया के अंदर इसको बोला जाता है ये अम्लोक्षार है, इसको बोलते हैं अम्लक्षार अभिक्रिया, ऐसे बोल दिया जाता है उदासीकरण अभिक्रिया। एक और लिया मैंने NaCl का एक्व सॉल्यूशन है, इसके अंदर मैंने AgNO3 का एक्व सॉल्यूशन मिला दिया, इससे हमको मिला AgCl सोल्ड का मतलब प्रेसिपिटेट मिल गया, इसका अवक्षेप प्लस NaNO3 एक्वस। इसमें वो देख सकते हैं NaCl एक्वस है तो Na+ आयन होगा, Cl- आयन होगा, AgNO3 एक्वस है, Ag+ आयन होगा, नाइट्रेट आयन होगा। जैसे आप दोनों को मिलाओगे NaCl AgNO3 को मिलाओगे, आयन उनके अंदर पहले ही है, अपोजिट आयन एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे और तुरंत उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। मतलब इस अभिक्रिया को संपूर्ण होने में बहुत ही कम समय लगता है, ठीक है, या बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं तीव्र वेग अभिक्रिया का एग्जाम्पल बन जाता है आयनिक अभिक्रिया। और आयनिक अभिक्रिया के अंदर भी क्या क्या, एक तो बना उदासीकरण अभिक्रिया और एक बन गया अवक्षेपण की अभिक्रिया। ये जो होती है ना अम्लक्षार अभिक्रिया, इसको बोलते हैं उदासीकरण अभिक्रिया, और जिसके अंदर ये उत्पाद में सॉलिड बन जाता है ना, इसका मतलब एक अवक्षेप मिला, इसको बोल दिया जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो मैं सब बोल सकते हैं तीव्र वेग अभिक्रिया के अंदर एक तो हमारे पास आ जाता है उदासीकरण अभिक्रिया और एक हमारे पास आ जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, ये तुमने अभिक्रिया वेग के आधार पर बता रहे हैं। तो अभिक्रिया वेग के आधार पर एक तो अभिक्रिया हमारे पास है तीव्र वेग अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा हमने ले लिया धीमी गति अभिक्रिया। धीमी गति अभिक्रिया, इसको पूर्ण होने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है, ऐसा बोल सकते हैं इसको पूर्ण होने में महीने या नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ साल भी लग जाते हैं। जैसे लोहे पर जंग का लगना, एक एग्जांपल लिखा रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इसका दी बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है।
सी हमने ले लिया मध्यम वेग अभिक्रिया। मध्यम वेग अभिक्रिया का मतलब ना तो बहुत तीव्र गति से होगी और ना ही बहुत धीमी गति से होगी, एक मध्यम वेग से कंप्लीट होती है। ठीक है, इस अभिक्रिया के एग्जांपल आते हैं आणविक अभिक्रिया। जितनी भी अभिक्रियाएं हैं जिनके अंदर अणु भाग लेते हैं उनको बोला जाता है आणविक अभिक्रिया, और वो सब मध्यम वेग से संपन्न होती है। एग्जांपल लिखा, जैसे मैंने H2+I2 से 2HI बना लिया, PCl5 का फ्यूजन हुआ, इससे हमको PCl3+Cl2 मिला। नेक्स्ट हम एक और अभिक्रिया ले ली, N2+3H2 से हमने 2NH3 बना दिया। इन सभी अभिक्रियाओं के अंदर अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए इनको बोल दिया जाता है आणविक अभिक्रिया। ये सब हमारी आणविक अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो मैंने जो पहला जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर बताया मैंने, वेग के आधार पर। तो वेग के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की। एक तो होगी तीव्र वेग अभिक्रिया, दूसरी होगी धीमी गति अभिक्रिया, और एक होगी हमारी मध्यम वेग अभिक्रिया। तीव्र वेग अभिक्रिया का एग्जांपल है आयनिक अभिक्रिया, और आयनिक अभिक्रिया में आ गया एक तो उदासीकरण अभिक्रिया और एक अवक्षेपण अभिक्रिया। धीमी गति अभिक्रिया के अंदर हमने ले लिया रस्टिंग ऑफ आयरन, और एक हमने लिखा मध्यम वेग अभिक्रिया, और मध्यम वेग अभिक्रिया का एग्जांपल लिखा हमने आणविक अभिक्रिया। जितनी भी आणविक अभिक्रियाएं होती है वो सब इसी के अंदर आती है। ठीक है, ये हमने पहला पॉइंट समझा दिया आपको। पहला वर्गीकरण था हमारा वेग के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण हमने ले लिया डायरेक्शन के आधार पर, दिशा के आधार पर। डायरेक्शन के आधार पर या दिशा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया और दूसरी होती है भैया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। एक होती है उत्क्रमणीय और दूसरी होती है अनुत्क्रमणीय। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया की। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया जो अग्र दिशा में भी जाती है और पश्चिम दिशा में भी जाती है, मतलब ये दोनों डायरेक्शन में संपन्न होती है। तो लिखा दोनों दिशाओं में अग्रसित होती है। ठीक है, उत्क्रमणीय जो अभिक्रिया होती है ना, इस अभिक्रिया को लिखने के लिए क्रियाकारक उत्पाद के बीच में हम ऐसा साइन बना देते हैं, ये इस टाइप का, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का ये चिन्ह बना दिया जाता है। इसका मतलब अभिक्रिया हमारी अग्र दिशा में भी जारी है और अभिक्रिया हमारी पश्चिम दिशा में भी जारी है। ऐसे बोल सकते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब क्रियाकारक क्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं, और जो उत्पाद बने वो वापस क्रिया करके हमारा क्रियाकारक बना रहे, इसको बोला उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऐसे बोल सकते हैं ये दोनों दिशाओं में अग्रसित होती है, नंबर 1। दूसरी बात, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बंद पात्र में संपन्न होती है, और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में साम्य प्राप्त होता है, साम्य को प्राप्त करती है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये बता देते हैं, जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंदर कभी भी क्रियाकारक पूर्ण रूप से क्रिया करके उत्पाद नहीं बनाता, मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंदर क्रियाकारक की मात्रा शून्य कभी नहीं होती है। ऐसा बोल सकते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, क्रियाकारक कभी भी पूर्ण रूप से उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं। एक एग्जांपल लिखा मैंने, N2+3H2 से 2NH3 बना दिया। ये एग्जांपल हमारे बहुत बार आएगा, आप अच्छे से याद कर लेना। अमोनिया निर्माण की विधि, इसको बोलते हैं हेबर विधि, ये याद भी रख लेना। कई बार ऐसे बोल दिया जाता है डायरेक्ट हेबर विधि, अमोनिया निर्माण की हेबर विधि, ये हेबर विधि होती है अमोनिया निर्माण की, ध्यान रख लेना। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहे हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में। ठीक, आगे देखते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के और एग्जांपल ले लिया मैंने, PCl5 से PCl3+Cl2। देखो इन दोनों के बीच में ऐसा डबल एरो लगा रखा है, इसका मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। और एक सिंगल एरो होता है ना, तो उसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया। एक और एग्जांपल लिया, H2+I2 से 2HCl बना दिया। एक और एग्जांपल लिया, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके विघटन पर हमको कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 को मिल गया है। ये सब किसके एग्जांपल है, ये सब हमारे उत्क्रमणीय अभिक्रिया के एग्जांपल है। ठीक है, अम्लक्षार जो अभिक्रिया होती है ना, अम्लक्षार अभिक्रिया भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में आती है, पर स्ट्रॉन्ग एसिड और जो स्ट्रॉन्ग बेस की अम्लक्षार अभिक्रिया है वो होती है अनुत्क्रमणीय। तो हमने एक एग्जांपल ये भी लिखा, स्ट्रॉन्ग एसिड तथा स्ट्रॉन्ग बेस के अलावा सभी उदासीकरण अभिक्रिया, मतलब उदासीकरण अभिक्रिया भी उत्क्रमणीय होती है, पर उसके अंदर एक अभिक्रिया जो होती है ना, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में क्रिया करते हैं, वो होती है अनुत्क्रमणीय। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, NH4OH वीक बेस होता है, तो ये दोनों मिलकर NH4Cl प्लस H2 बना रहे, तो आप देख सकते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। हाँ, अगर हम इस NH4OH की जगह NOH ले लेते हैं तो NOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो फिर ये हो जाती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो आप ये से याद कर लेना कि जो उदासीकरण अभिक्रिया है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के अलावा जितनी भी अभिक्रिया होती है वो सब होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की जो उदासीकरण अभिक्रिया होती है वो आती है हमारी इरिवर्सिबल रिएक्शन, वो होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। चलिए जी, हम दूसरा ले रहे हैं, इसमें बी ले लिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। पता है ना, डायरेक्शन के आधार पर अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया और दूसरी होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब मैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में क्या बोलेंगे। अनुत्क्रमणीय का मतलब इस अभिक्रिया के अंदर केवल क्रिया करके उत्पाद बनाएगा, उत्पाद वापस क्रिया करके क्रियाकारक नहीं बनाएगा। नंबर 1, केवल एक ही दिशा में अग्रसित होती है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, इस अभिक्रिया के अंदर कभी भी साम्य प्राप्त नहीं होता। साम्य प्राप्त तभी होता है
जब क्रियाकारक मतलब साम्य तभी प्राप्त होगा जब क्रियाकारक उत्पाद बना, उत्पाद से वापस क्रियाकारक बने। तो साम्य जो होता है ना वो केवल और केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में पाया जाता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में साम्य प्राप्त नहीं होता है। अब आप यहाँ साम्य के बारे में सोच रहे होंगे कि साम्य का क्या मतलब होता है, तो इसको अपन ऐसे समझे। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं ऐसे समझाता हूँ, देखना। जैसे मान लो पानी का टैंक है, ये हमारे पास एक पानी का टैंक है, ठीक है, और इस पानी के टैंक में इस लेवल तक पानी भरा हुआ है, ये लीजिए ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक नल लगा दिया, ये लीजिए नल लगा दिया, और इधर हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इधर से पाइप के थ्रू इसके अंदर पानी दे रहे हैं, इधर से पानी का इनलेट है और यहाँ से पानी का आउटलेट है। मैंने क्या काम किया, इधर से पानी अंदर जा रहा था, इधर से पानी निकल के बाहर आ रहा था। तो मैंने क्या काम किया, इधर से जो पानी अंदर आ रहा था इसको भी चालू कर दिया और नल को भी चालू कर दिया, और क्या किया, जितना पानी इसके अंदर आया उतना पानी इसके अंदर से बाहर इस नल के थ्रू बाहर निकल गया। इसका मतलब इसके अंदर वाटर का लेवल वो का वही रह गया। इसका मतलब ये हुआ, आप देख सकते हैं इस टैंक के अंदर पानी अंदर आ भी रहा है और पानी निकल के बाहर भी जा रहा है। इसका मतलब इनपुट भी है और आउटपुट भी है, पर उसका लेवल देखो वही का वही रहा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये इसके अंदर एक साम्य प्राप्त हो गया है। अच्छा, आपको दूर से देखने से लग रहा होगा कि जैसे इसके अंदर कुछ हो ही नहीं रहा, जबकि हो रहा है ना, जितना पानी अंदर आया उतना ही पानी निकल के बाहर चला गया, इसलिए टंकी का लेवल वो का वही रहा। तो हम बोल सकते हैं इसके अंदर एक साम्य प्रेजेंट है। ये साम्य का मतलब होता है, ठीक है जी। हाँ, हमने बोला कभी भी साम्य को प्राप्त नहीं किया, मतलब ये जो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंदर साम्य कभी भी प्राप्त नहीं होगा। साम्य उसी अभिक्रिया में प्राप्त होगा जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ही हमेशा साम्य पाया जाता है, ठीक है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में और बातें बताते हैं आपको। दूसरी बात, अनुत्क्रमणीय जो अभिक्रिया है वो तो एक डायरेक्शन में चलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है एक निश्चित समय के बाद ये पूर्ण भी हो जाती है, जबकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। ऐसे बोल सकते हो पूर्णता की ओर जाती ही नहीं है, लेकिन हमने निश्चित समय पूर्ण हो जाती है, इसको पूर्ण होने में एक निश्चित समय लगता है। अगला पॉइंट मतलब इसका एग्जाम्पल बता रहे, एग्जाम्पल लिया हमने, इसका एग्जाम्पल है अवक्षेपण अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप प्राप्त होता है वो इसी कैटेगरी में आती है। देखो, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हमने AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन मिला दिया, तो हमको AgCl सॉलिड का मतलब AgCl का हमको ये अवक्षेप मिल गया, ये हमको AgCl का अवक्षेप मिल गया। तो अवक्षेपण की अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। देखो, हमने एक रो लगा रखा है। दूसरा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का अभी बताया था ना कि जो उदासीकरण अभिक्रिया है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस भी अनुत्क्रमणीय होता है। तो अगला लिखा मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड तथा स्ट्रॉन्ग बेस की उदासीकरण अभिक्रिया। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एक्वस लिया, स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH एक्वस लिया। आप देख सकते हैं हमने एक सिंगल एरो लगा रखा है, इसका मतलब ये अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इससे हमको मिल गया NaCl एक्वस प्लस H2O लिक्विड। तो हम बोल सकते हैं कि जो उदासीकरण अभिक्रिया है उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो उदासीकरण है वो अनुत्क्रमणीय है, बाकी जितने भी उदासीकरण है वो सारे होते हैं उत्क्रमणीय, ठीक है। ये हमने आपको बताया अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बात कर रहे थे। तुमने कौन कौन सा प्रकार लिया, एक तुमने लिया वेग के आधार पर, दूसरा हमने ले लिया डायरेक्शन के आधार पर, अब हम ले रहे हैं उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर, तो अभौतिक अवस्था के आधार पर क्या बोलेंगे, या तो क्या होगा हमारे जो क्रियाकारक उत्पाद है सभी की एक ही भौतिक अवस्था होगी, या ऐसे बोल सकते हैं सब एक ही अवस्था में पाए जाएंगे, या ऐसे बोल सकते हैं क्रियाकारक उत्पाद हमारे दो या दो से अधिक अवस्था में पाए जाते हैं। इसके आधार पर हमने रासायनिक अभिक्रिया को दो भागों में बांट दिया। एक तो क्या हो कि सभी की भौतिक अवस्था एक जैसी हो, उसको बोलते हैं समांगी अभिक्रिया, और अगर या एक ऐसा भी होगा जिसके अंदर एक से अधिक भौतिक अवस्था हो उसको बोला जाता है विषमांगी अभिक्रिया। तो भौतिक अवस्था के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है समांगी अभिक्रिया, दूसरी होती है विषमांगी अभिक्रिया। ये लीजिए, भौतिक अवस्था के आधार पर दो प्रकार की होती है। एक हमने ले लिया समांगी अभिक्रिया। समांगी का मतलब जिसके अंदर क्रियाकार उत्पाद सभी की भौतिक अवस्था समान हो। आप देख सकते हैं N2+3 से 2NaC सबकी भौतिक अवस्था गैस है, सब एक ही भौतिक अवस्था के अंदर है, इसलिए इसको बोला जाता है समांगी अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा हमने ले लिया विषमांगी अभिक्रिया। ये लीजिए विषमांगी अभिक्रिया। विषमांगी अभिक्रिया का मतलब ये हुआ क्रियाकारक और उत्पाद, जो क्रियाकारक उत्पाद है वो दो या दो से अधिक अवस्था में पाए जाते हैं। एग्जांपल हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, इससे हमको एक तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड मिलेगा, साथ में CO2 गैस मिला। आप देख सकते हैं एक से अधिक अवस्था है, इसका मतलब ये विषमांगी अभिक्रिया। एक और एग्जांपल ले लिया NH4HS, इसको बोल दिया जाता अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड।
ये सॉलिड होता है, इसका जो विघटन होगा एक तो आपको मिलेगी अमोनिया गैस, एक आपको मिलेगी H2 गैस। इसमें गैस और सॉलिड दोनों है, एक से अधिक अवस्था में पाया जाता है। इसका मतलब ये विषमांगीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल ये हो गया, विषमांगीय अभिक्रिया। ठीक है, चलिए हमने आपको ये समझा दिया, रासायनिक अभिक्रिया का वर्गीकरण बता दिया। हमने हेडिंग क्या लिखा था, रासायनिक साम्य। अब हम रासायनिक साम्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो हेडिंग लिखा हमने रासायनिक साम्य। वो तो मैंने क्या किया, रासायनिक साम्य को समझाने से पहले हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया के थोड़े से वर्गीकरण के बारे में बता दिया कि क्या विषमांगीय अभिक्रिया होती है, क्या समांगीय अभिक्रिया होती है। अब हम बात करेंगे एक रासायनिक साम्य के बारे में। रासायनिक साम्य का मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। मैंने मान लिया, अच्छा जब भी आप साम्य की अध्ययन करोगे तो आपको अभिक्रिया उत्क्रमणीय ही लेनी पड़ेगी, और उत्क्रमणीय अभिक्रिया बंद पात्र में ही संपन्न होती है। तो माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया बंद पात्र में संपन्न हो रही है, मैंने मान लिया मेरी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है N1A प्लस N2B, इसे मैंने बना दिया M1C प्लस N2B। A और B मेरे क्रियाकारक है, C और D मेरे उत्पाद है, N1 N2 क्रियाकारक के रस समीकरणमिति गुणांक है, और M1 M2 उत्पाद के रस समीकरणमिति गुणांक है। ठीक है, चलिए अब देखो ए और बी क्रियाकारक है। अब होगा क्या प्रारंभ में क्या होगा, क्रियाकारक के उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो प्रारंभ में जब क्रियाकारक के उत्पाद का निर्माण करेंगे तो उसको बोलेंगे अग्र अभिक्रिया हो गई, और अगर उत्पाद सी और डी मिलके वापस क्रियाकारक बनाएंगे तो उसको बोलेंगे पश्च अभिक्रिया होगी। ठीक है, अब देखो प्रारंभ में क्या होगा, अग्र अभिक्रिया का वेग तो अधिकतम होगा और पश्च अभिक्रिया का वेग तो शून्य होगा। पश्च अभिक्रिया का वेग तो तब होगा ना जब उत्पाद बनेगा, प्रारंभ में तो उत्पाद तो 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रारंभ में तो अग्र अभिक्रिया का वेग तो होगा अधिकतम और पश्च अभिक्रिया का वेग होगा शून्य। समय के साथ क्या होगा, जैसे जैसे उत्पाद बनेगा तो पश्च अभिक्रिया का वेग बढ़ने लग जाएगा और अग्र अभिक्रिया का वेग कम होने लग जाएगा। यानी हुआ क्या, प्रारंभ में तो अग्र अभिक्रिया का वेग, समझो ये अग्र अभिक्रिया का वेग था और ये पश्च अभिक्रिया का वेग था। अब समय के साथ क्या हुआ, जैसे जैसे उत्पाद बनने लगे पश्च अभिक्रिया का वेग बढ़ने लगा और अग्र अभिक्रिया का वेग कम होने लगा। एक समय ऐसा आया जब अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों का वेग बराबर हो गया। जैसे दोनों का वेग बराबर होगा हमने बोल दिया ये इसकी साम्य की स्थिति। तो रासायनिक अभिक्रिया में साम्य का क्या मतलब है, रासायनिक अभिक्रिया में साम्य का मतलब होता है क्रियाकारक के उत्पाद बना रहा है, उत्पाद क्रिया करके वापस से क्रियाकारक बना रहा है। तो जो आपकी अग्र अभिक्रिया है और जो आपकी पश्च अभिक्रिया है, अगर दोनों का वेग बराबर हो जाए उसको बोल देंगे ये अभिक्रिया आगे साम्य पर। यह मतलब होता है यहाँ पर साम्य का। देखो हमने लिखा भी, प्रारंभ में अग्र अभिक्रिया का वेग अधिकतम तथा पश्च अभिक्रिया का वेग शून्य होता है, पर उत्पाद की सांद्रता बढ़ने के साथ पश्च अभिक्रिया का वेग बढ़ने लगता है तथा अग्र अभिक्रिया का वेग कम होने लगता है। एक स्थिति पर आकर अग्र तथा पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है, जिसे साम्य स्थिति कहा जाता है। ये मैंने आपको समझा दिया। एक स्थिति ऐसी आएगी जब अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों का वेग बराबर हो जाएगा, यानी ऐसे बोल सकते हैं साम्य पर क्या होता है, तो हम बोल देंगे साम्य पर अग्र अभिक्रिया का वेग, इसको वेग को लिखा जाता है आर, अग्र अभिक्रिया को बोलते हैं फॉरवर्ड, इसको लिखा जाता है आरएफ। आरएफ का मतलब होता है अग्र अभिक्रिया का वेग। पश्च अभिक्रिया को बोलते हैं बैकवर्ड, तो पश्च अभिक्रिया के वेग को लिख दिया जाता है आरबी। तो हम बोलेंगे साम्य पर आरएफ और आरबी दोनों बराबर हो जाते हैं। तो लिखा ना हमने, साम्य पर होगा क्या, अग्र अभिक्रिया का वेग आरएफ और पश्च अभिक्रिया का वेग आरबी। आरएफ और आरबी दोनों बराबर हो जाते हैं, ये होती है साम्य स्थिति। ठीक है जी, आप देख सकते हैं इसी बात को मैंने ग्राफ से बता दिया। इधर y एक्स पर मैंने अभिक्रिया का वेग लिया, इधर हमने समय लिया। t बराबर 0 पर क्या होगा, अग्र अभिक्रिया का वेग अधिकतम होगा, ये अग्र अभिक्रिया का वेग, ये हो गया अग्र अभिक्रिया का वेग, इसको बोला मैंने आरएफ, और ये हो गया पश्च अभिक्रिया का वेग आरबी। तो आप देख सकते हैं प्रारंभ में पश्च अभिक्रिया का वेग तो शून्य है, अग्र अभिक्रिया का वेग अधिकतम है। जैसे जैसे समय बढ़ा अग्र अभिक्रिया का वेग कम हुआ, पश्च अभिक्रिया का वेग बढ़ा। एक समय ऐसा आया जब अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आके आरएफ और आरबी बराबर हो गए। तो ये जो स्थिति है इसको बोलते हैं साम्य स्थिति। ये आ गई हमारे पास में साम्य स्थिति। तो मैंने आपको जो एग्जांपल बताया था ना अभी, वो जो टैंक हमने लिया तो उसके अंदर ऊपर से तो पानी गिर रहा था और इधर नल लगा के पानी निकाल रहे थे। तो ये हो रहा था ना, जितना पानी उसके अंदर आया उतना ही निकल के चला गया। तो आपको ऐसा लगा जैसे इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा, जबकि हो रहा है ना, जितना पानी आया उतना ही चला गया, मतलब वो साम्य पर है। ठीक है जी, तो ये हमने साम्य का मतलब समझा दिया आपको। चलिए अब साम्य का मतलब आपको समझा दिया। अब हम देखना चाहते हैं कि साम्य की स्थिति पर क्या होगा। अभिक्रिया में साम्य आ गया ना, अब साम्य की स्थिति पर आप क्या क्या ऑब्जर्व करोगे। तो देखिए साम्य की स्थिति पे क्या हुआ,
साम्य स्थिति पर पॉइंट वाइज समझा रहा हूं मैं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिया, साम्य की स्थिति पर अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर होगा। पहला पॉइंट ध्यान रख लो, साम्य पर अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों का वेग बराबर होगा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, साम्य पर सभी क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता नियत रहती है। बिल्कुल सही बात है। क्या हुआ, साम्य पर जितना क्रियाकारक उत्पाद बना रहा है उतना ही उत्पाद वापस क्रिया करके क्रियाकारक बना लेगा। तो हमको ऐसा लगेगा ना कि जैसे क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रता नियत है। तो ध्यान रखना, साम्य पर जितने भी क्रियाकारक है या जितने भी उत्पाद है उन सबकी सांद्रताएं नियत होती है। सेम नहीं बोल रहा मैं, सेम नहीं होती, नियत होती है। मतलब जो मान होगा ना वो नियत हो जाएगा। ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि सभी क्रियाकारक उत्पाद की सांद्रता एक जैसी हो जाएगी, नहीं, एक जैसी नहीं होगी। जो होगी वो नियत हो जाएगी। जैसे मान लो किसी क्रियाकारक की सांद्रता एक है तो वो एक रहेगी और दो है तो वो दो रहेगी, मतलब वो नियत रहेगी। साम्य पर सभी क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता नियत रहती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा हमने, साम्य गतिक होता है। अब इसका क्या मतलब है, साम्य गतिक होता है। साम्य गतिक होने का मतलब भाई जितना क्रियाकारक के उत्पाद बना रहा है उतना उत्पाद वापस क्रियाकारक बना रहा है। आपको दूर से देखने से ऐसा लगेगा जैसे इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ स्थिर हो गया, जबकि स्थिर नहीं है, वहां तो चल रहा है ना, पर आपको नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अग्र अभिक्रिया पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर हो गया, इसलिए बोला जाता है साम्य गतिक होता है, स्थितिक नहीं होता। नेक्स्ट लिखा हमने, साम्य गतिक होता है। अगला पॉइंट, हमने क्या किया, साम्य पर उत्प्रेरक मिला दिया। साम्य पर उत्प्रेरक मिलाने पर तो ये बोलते हैं साम्य पर अगर आप उत्प्रेरक मिला दोगे तो उत्प्रेरक क्या करेगा, अग्र अभिक्रिया के वेग को भी बढ़ा देगा, पश्च अभिक्रिया के वेग को भी बढ़ा देगा। तो साम्य तो अपरिवर्तित रहेगा, पर होगा क्या, साम्य को प्राप्त होने में समय कम लगेगा क्योंकि अभिक्रिया का दर बढ़ जाती है। तो वैसे बोल सकते हैं अगर साम्य पर हम उत्प्रेरक मिला दें तो उत्प्रेरक का केवल इतना सा काम होता है कि साम्य को प्राप्त करने में, अगर आपने धनात्मक उत्प्रेरक मिलाया, धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, अग्र अभिक्रिया का वेग भी बढ़ाएगा, पश्च अभिक्रिया का वेग भी बढ़ाएगा, तो साम्य जल्दी प्राप्त हो जाएगा। ऐसे बोल सकते हैं धनात्मक उत्प्रेरक क्या करेगा, साम्य को प्राप्त करने का समय कम कर देगा। हाँ, अगर आपने ऋणात्मक उत्प्रेरक मिला दिया, ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करेगा, अग्र अभिक्रिया के वेग को भी कम करेगा, पश्च अभिक्रिया के वेग को भी कम करेगा, यानी अभिक्रिया धीरे हो जाएगी तो साम्य देर से प्राप्त होगा। तो आप इससे बोल सकते हैं कि जो साम्य है, साम्य का केवल इतना सा रोल होता है कि वो साम्य को प्राप्त करने में जो समय लगता है उसको कम या ज्यादा कर देता है। हाँ, वो डिपेंड करेगा आपने उत्प्रेरक धनात्मक मिला है ऋणात्मक मिला। अगर धनात्मक उत्प्रेरक है तो साम्य जल्दी प्राप्त होगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक है तो साम्य देर से प्राप्त होगा। तो पॉइंट हमने लिखा, उत्प्रेरक की उपस्थिति साम्य अपरिवर्तित रहता है, साम्य अपरिवर्तित रहेगा। हाँ, बस केवल उत्प्रेरक केवल साम्य प्राप्त करने में लगे समय को कम या ज्यादा कर देता है। तो कम या ज्यादा इस बात पर डिपेंड करता है कि उत्प्रेरक हमने धनात्मक मिलाया या उत्प्रेरक हमने ऋणात्मक मिलाया। ठीक है जी, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट अब ये देखते हैं कि साम्य प्राप्त हो गया ना। अब साम्य पर क्या क्या इसके जो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो जिनका हम मापन कर सकते हैं, जैसे मान लो कलर है, मतलब रंग है, घनत्व है, सांद्रता है, ताप है। तो बोलते थे ये जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, ये जितने भी गुणधर्म बताए साम्य पर ये सब नियत होते हैं। तो हमने लिखा साम्य पर निकाय के गुणधर्म जैसे ताप, सांद्रता, रंग, घनत्व इत्यादि नियत हो जाते हैं, ये सब नियत रहते हैं। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या लिखा, साम्य को आप अग्र दिशा से भी प्राप्त कर सकते हो और साम्य को पश्च दिशा से भी प्राप्त किया जा सकता है। मतलब साम्य फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों दिशाओं से प्राप्त किया जा सकता है। तो अगला पॉइंट लिखा, साम्य को दोनों दिशाओं से प्राप्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट, साम्य केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में पाया जाता है। ये बात मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि साम्य जो है केवल और केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में पाया जाता है। अगला पॉइंट, जैसे हमने बताया था समांगी अभिक्रिया, अगर मान लो समांगी अभिक्रिया है और समांगी अभिक्रिया में साम्य पाया जाता है, उसको बोला जाता है समांगी साम्य। समांगी साम्य का क्या मतलब है, समांगी साम्य में क्रियाकारक तथा उत्पाद सभी की भौतिक अवस्था समान होती है। ऐसे बोल सकते हैं समांगी अभिक्रिया में जो साम्य पाया जाएगा उसको बोलेंगे समांगी साम्य, और विषमांगी अभिक्रिया में जो साम्य पाया जाएगा उसको बोलेंगे विषमांगी साम्य। जैसे आपसे बोला जाए विषमांगी साम्य, तो आप समझ लेना इस साम्य के अंदर क्रियाकारक उत्पाद की सबकी भौतिक अवस्था समान नहीं है। हाँ, समांगी साम्य बोला जा रहा है, मतलब क्रियाकारक उत्पाद सबकी भौतिक अवस्था एक जैसी है। तुमने लिख दिया समांगी साम्य में क्रियाकारक तथा उत्पाद सभी की भौतिक अवस्था समान होती है। जैसे कि एग्जांपल लिखा हमने CH3COO C2H5 एस्टर इथाइल एसीटेट प्लस H2O, इस हमने बना दिया CH3COOH प्लस C2H5OH। आप देख सकते हैं सबकी भौतिक अवस्था लिक्विड है, इसको बोलेंगे समांगी साम्य। ठीक है,
नेक्स्ट हमने ले लिया विषमांगी साम्य में क्रियाकारक तथा उत्पाद दो या दो से अधिक अवस्थाओं में उपस्थित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसका एग्जांपल वही, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट वाला अभी भी जो समझाया था, एक अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड वाला, दो तो मैं आपको बता चुका, एक और लिख दिया मैंने जिंक सॉलिड प्लस CO2 गैस, इससे हमने बना दिया जिंक ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO गैस। आप देख सकते हैं सॉलिड और गैस दो अवस्था है ना, इसका मतलब ये तीनों जो है वो हमारे एक विषमांगी साम्य के उदाहरण होते हैं। ठीक है, चलिए ये हमने आपको ये समझा दिया कि साम्य की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, साम्य के बारे में समझा दिया, राइट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट एक और जिसको डिस्कस कर रहे हैं आपसे, सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान को बोलता है एक्टिव मास। अब हम समझा देते हैं सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है। इस चैप्टर के अंदर सक्रिय द्रव्यमान हमारे बहुत काम आता है। ठीक है, तो हम सक्रिय द्रव्यमान को समझते हैं। सक्रिय द्रव्यमान होता क्या है, सक्रिय द्रव्यमान के बारे में बताते हैं। तो बेसिकली सक्रिय द्रव्यमान का तात्पर्य मोलर सांद्रता ही होता है। सक्रिय द्रव्यमान जो है, सक्रिय द्रव्यमान का तात्पर्य मोलर सांद्रता ही होता है। लिखा हमने सक्रिय द्रव्यमान का तात्पर्य मोलर सांद्रता ही होता है। अब मोलर सांद्रता जैसे बोला तो मोलर सांद्रता का मतलब मोलरता, और मोलरता थे मोल प्रति लीटर, तो देखो बिल्कुल वही लिखा है। अब सक्रिय द्रव्यमान की क्या परिभाषा होती है वो मैं समझा रहा हूँ। 1 लीटर विलेन में उपस्थित मोलों की संख्या। हमने क्या बोला, सक्रिय द्रव्यमान का मतलब मोलर सांद्रता होती है। अब मोलर सांद्रता क्या होती है, मोलर सांद्रता का मतलब ये होता है ना 1 लीटर विलेन में उपस्थित मोलों की संख्या को बोला जाता है मोलर सांद्रता, और उसी को बोलते हैं सक्रिय द्रव्यमान। एक तरह से देखा जाए तो सक्रिय द्रव्यमान एक तरह की मोलर सांद्रता ही है। तो लिखिए परिभाषा, 1 लीटर विलेन में उपस्थित मोलों की संख्या। चलो जी, मान लो कोई गैस है। अब गैस के लिए हम बात करें सक्रिय द्रव्यमान की, तो गैस के सक्रिय द्रव्यमान का क्या मतलब होगा, तो गैस के सक्रिय द्रव्यमान का मतलब 1 लीटर गैस के अंदर कितने उसके ग्राम अणु है, या ऐसे बोल सकते हैं 1 लीटर गैस के अंदर मोलों की संख्या है बोलो, या ग्राम अणुओं की संख्या बोलो, बात एक ही है। तो हमने लिखा गैसों के लिए 1 लीटर में उपस्थित ग्राम अणुओं की संख्या सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। कोई आपको गैस दे रखी है और आपसे बोला जाए, मतलब विलेन नहीं है, गैस है, अगर गैस दे रखी है और गैस के लिए आपसे बोला जाए इसके सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा, तो गैस के लिए सक्रिय द्रव्यमान का मतलब 1 लीटर के अंदर कितने ग्राम अणु पाए जाते हैं वो कहलाएगा उसका सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है, ये जो सक्रिय द्रव्यमान होता है इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिखा मैंने सक्रिय द्रव्यमान को, ये लिखा ना स्क्वायर ब्रैकेट, इस प्रकार का ब्रैकेट बनाते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट के से दर्शाते हैं। तो कहीं पर भी अगर ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट बना हुआ है, इसका मतलब समझ लेना ये इसमें सक्रिय द्रव्यमान लिख दिया है। तो इस चैप्टर के अंदर हम जैसे ये बनाएंगे, इसका मतलब ये इसका सक्रिय द्रव्यमान हो गया। जैसे मेरे को लिखना है नाइट्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान, तो पता कैसे लिखूंगा मैं ऐसे, मेरे को लिखना है नाइट्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान, तो उसको लिखने का तरीका मैं ऐसे N2 लिख के और इसको ऐसे बंद कर दूंगा, तो ये बता रहा है ये नाइट्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान है। मेरे को लिखना है अमोनिया का सक्रिय द्रव्यमान, तो क्या करूंगा मैं लिखूंगा अमोनिया और अमोनिया लिखे और उसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दूंगा। इसका मतलब ये अमोनिया का सक्रिय द्रव्यमान होता है। तो ध्यान रखना सक्रिय द्रव्यमान को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब सक्रिय द्रव्यमान का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सक्रिय द्रव्यमान तो हमने लिखा सक्रिय द्रव्यमान बराबर पदार्थ के मोलों की संख्या अपॉन आयतन लीटर में। सक्रिय द्रव्यमान आपको लिखना है, तो सक्रिय द्रव्यमान क्या लिख सकते हैं, सक्रिय द्रव्यमान बराबर क्या लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया सक्रिय द्रव्यमान बराबर पदार्थ के मोलों की संख्या अपॉन मोल, अपॉन उसका क्या लेना है हमको, आयतन लेना है। मोलों की संख्या अपॉन आयतन, ये हमारे सक्रिय द्रव्यमान का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, या हम ऐसे लिख सकते हैं सक्रिय द्रव्यमान बराबर मोल, मोल बराबर क्या होता है ग्राम में भार अपॉन अणु भार, तो ग्राम में भार W लिखा, अणु भार इनटू 1 अपॉन आयतन, ये हमने लीटर में ले दिया। ये सक्रिय द्रव्यमान का हमारे पास में ये फॉर्मूला बन गया। सक्रिय द्रव्यमान बराबर W अपॉन MW, W का मतलब ग्राम में भार, MW अणु भार इनटू 1 आयतन, आयतन हमको लीटर में लेना, ये हमारे सक्रिय द्रव्यमान का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, चलिए जी, अब हमको क्या करना है, हमारे पास एक शुद्ध ठोस है, शुद्ध ठोस प्योर सॉलिड। शुद्ध ठोस का सक्रिय द्रव्यमान नियत होता है। आपने कोई शुद्ध ठोस लिया ना, तो जो शुद्ध ठोस है उसका सक्रिय द्रव्यमान नियत होगा। आप उस शुद्ध ठोस का अमाउंट कितना भी ले लो, उसका सक्रिय द्रव्यमान हमेशा नियत होता है। तुमने लिख दिया शुद्ध ठोस का सक्रिय द्रव्यमान नियत होता है, यह ठोस की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ आप कितने भी ग्राम शुद्ध ठोस लो, उसका सक्रिय द्रव्यमान हमेशा नियत होता है। पहली बात तो ये होगी। दूसरा, यदि शुद्ध द्रव आधिक्य में हो तो, पहली बात तो मैंने क्या बोली, को आपके पास प्योर सॉलिड है तो प्योर सॉलिड का सक्रिय द्रव्यमान नियत होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या बोला, आपके पास प्योर लिक्विड है और प्योर लिक्विड भी आधिक्य में ले रखा। आधिक्य का मतलब जैसे आपने उसको एक तरह से विलायक के रूप में काम में ले लिया, देखा ना। यदि
अशुद्ध द्रव आधिक्य का मतलब उसको विलायक के रूप में ले रखा है तो भी उसका सक्रिय द्रव्यमान नियत होता है। मतलब इसका मतलब प्योर सॉलिड है तो प्योर सॉलिड का सक्रिय द्रव्यमान नियत होता है। दूसरी बात आपके पास प्योर लिक्विड है पर वो आधिक्य में है या ऐसे बोल सकते हैं उसको विलायक के रूप में ले रखा है तो उसका भी सक्रिय द्रव्यमान नियत होता है। सक्रिय द्रव्यमान नियत होता है। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि प्योर सॉलिड है उसका भी सक्रिय द्रव्यमान नियत है और जो प्योर लिक्विड है और उसको आधिक्य में ले रखा उसका भी सक्रिय द्रव्यमान नियत है और नियत है इसलिए हम क्या करते हैं इन दोनों का मान इकाई मान के चलते हैं। ठीक है, नियत है और उस नियत को हमने क्या मान लिया इकाई मान लिया तो मैंने लिखा ना प्योर सॉलिड का सक्रिय द्रव्यमान हम इकाई मानेंगे और प्योर लिक्विड का सक्रिय द्रव्यमान भी हम इकाई मान लेंगे। भाई नियत है ना तो वो जो नियत राशि है उस नियत राशि को हमने एक मान लिया है क्योंकि एक को किसी से भी गुणा करें तो वो का वही रह जाता है इसलिए हमने इसको एक मान लिया है। ठीक है, अब नियत कैसे है तो इसको थोड़ा सा अपन ऐसे भी समझ सकते हैं सक्रिय द्रव्यमान बराबर ग्राम में बार अपॉन अणुभार इनटू 1000 अपॉन आयतन मिलीलीटर में होता है। आपने शुद्ध ठोस ले लिया प्योर सॉलिड ले लिया ये उसका ग्राम में बाहर हुआ और ये इसका आयतन हुआ तो प्योर सॉलिड है तो ये उसका प्योर सॉलिड है तो ये उसका द्रव्यमान हो गया इसका आयतन हो गया। द्रव्यमान अपॉन आयतन को बोलते हैं घनत्व तो ये जो ग्राम में भार अपॉन आयतन है इसकी जगह मैं लिख दिया डेंसिटी तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं डेंसिटी इनटू 1000 अपॉन अणुभार। ठीक है, अब आपने क्या लिया एक आपने प्योर सॉलिड ले लिया या आपने प्योर लिक्विड ले लिया कोई सा भी प्योर सॉलिड हो या कोई सा भी प्योर लिक्विड हो रो डेंसिटी नियत होती है अणुभार ये भी नियत होता है तो यार ये भी नियत है और ये भी नियत है तो हम बोलेंगे ना उसका सक्रिय द्रव्यमान भी नियत होगा और नियत होगा तो उस नियत मान को मैंने फिर इकाई मान लिया तो लिखा ना शुद्ध ठोस या शुद्ध द्रव का घनत्व तथा अणुभार नियत होते हैं इसलिए सक्रिय द्रव्यमान भी नियत होता है और हमने वो जो नियत मान है उसको हमने एक अब आप बोलेंगे एक कहां से आया एक कहीं से आता नहीं है हमने अपनी सुविधा के हिसाब से हमने इसको इकाई मान लिया है। ठीक है, ये हमने आपको सक्रिय द्रव्यमान के बारे में समझा दिया। ठीक है, अब ये जो सक्रिय द्रव्यमान है अभी सक्रिय द्रव्यमान पर बारे में आपको बताया अभी सक्रिय द्रव्यमान पर एक सवाल बनाता हूं मैं आपके लिए सक्रिय द्रव्यमान का एक सवाल भी करा देता हूं। 8 ग्राम ऑक्सीजन 0.5 लीटर आयतन के बंद पात्र में उपस्थित है। ऑक्सीजन का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करो। आपसे बोला जा रहा है ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन का सक्रिय द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। अब ऑक्सीजन का सक्रिय द्रव्यमान कैसे निकाले भाई देखो अब इसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं हम इसका सॉल्यूशन देखें हमको ऑक्सीजन का सक्रिय द्रव्यमान लाना है तो आप इसको लिख दो सक्रिय द्रव्यमान अभी क्या बताया था उसका ग्राम में बाहर लेना है अपॉन अणुभार इनटू हम लिख सकते हैं ना 1000 बटा आयतन मिलीलीटर में लेना होता है। ये लीजिए ग्राम में बाहर ऑक्सीजन कितना है 8 ग्राम है इसकी जगह हमने 8 लिख दिया। ठीक है, अणुभार की बात करें ऑक्सीजन का अणुभार होता है 32 ये 32 आ गया इनटू 1000 की जगह हमने 1000 लिखा अपॉन आयतन मिलीलीटर में इसमें क्या बोला 0.5 लीटर है लीटर को मिलीलीटर में बदल देंगे तो ये आ जाता है 500। ठीक है, इसको सोल्व करके देखें ये चला जाएगा 2 बार 8 दूनी 16 बटा 32 ये आ जाएगा 1/2 हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन के सक्रिय द्रव्यमान आ जाता है 0.5 ये 0.5 आ जाएगा सक्रिय द्रव्यमान 0.5। ठीक है, तो इसका आंसर दे सकते हैं ना ये जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का सक्रिय द्रव्यमान हमारे पास आ रहा है 0.5। ठीक है, आगे समझ में